दरिया की नदी नर्मदा, बोरखेड़ी से केली। नीचे बहती नर्मदा की हल्की हल्की छप छप सुनते हुए ऊंची पहाड़ी पगडंडी पर से चले जा रहे हैं। ज्यों-ज्यों आगे बढ़ते हैं, पहाड़ों का एक शतदल मानो खुलता जाता है। पहाड़ के बाद पहाड़, मोड़ के बाद मोड़ और ठसाठस पहाड़ियों में से राह निकालती आंकी बाकी सकरी नर्मदा। यह है शूलपाण की झाड़ी। प्रकृति मानो यहाँ नर्मदा के धागे में पहाड़ियों का गजरा गुथती चली गई है। किंतु झाड़ी नाम बड़ा भ्रामक है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात, इन तीन प्रांतों के मिलन स्थल में फैले नर्मदा के जिस 80 मील लंबे विस्तार को शूलपाण की झाड़ी कहते हैं, वहाँ झाड़ी तो क्या, धूप से सिर छिपाने को एक पेड़ तक नहीं। यहाँ है केवल पहाड़ियाँ, नंगी, बूची, वीरान और सुनसान पहाड़ियों का अनंत विस्तार, दुर्गम पथ और भयानक निर्जनता। नर्मदा परिक्रमा का यह सबसे खतरनाक इलाका है। इसमें से कोई भी परिक्रमावासी बिना लुटे नहीं जा सकता। भीलों के भय से अधिकांश परिक्रमावासी झाड़ी छोड़ देते हैं और जो चलते हैं वे भी ठंड में। गर्मी में चट्टानें इतनी तप जाती हैं कि नंगे पांव चलना अत्यंत कष्टप्रद हो जाता है। प्यास अलग परेशान करती है, लेकिन हमने जेठ की झुलसाती गर्मी और तप्त हवाएं चुनी थी और अब पसीने से नहा रहे थे। घुमाव पार करके एक पहाड़ी की छाया से बाहर निकले ही थे कि सतर्क बानखेड़े ने कहा, जरा वहाँ देखिए। दूर नदी की सकरी धारा को कूदते फांदते पार करते भील दिखाई दिए। लंगोट पहने 7-8 भील। अब यह प्रदेश शुरू हो गया है जहाँ पुरुष केवल लंगोट पहनते हैं, बित्ते भर का लंगोट। लंगोट के ऊपर रुमाल के आकार का एक चौकोर कपड़ा झूलता है, बस। देखिए, अगर हम ना होते तो वे आपका सब कुछ लूट लेते। जैसे नंगे वे खुद हैं, वैसा ही नंगा आपको भी कर देते। चश्मा तक उतार लेते। विरोध करते तो पीटते। अगर उन्हें लगता कि वह आदमी थाने में रिपोर्ट कर सकता है तो काट कर फेंक देते। सिसोदिया ने कहा, हम खरगोन जिले में हैं, सामने धार जिला है। भीलों का आतंक बोरखेड़ी से लेकर झलकन संगम तक है। 80 मील की झाड़ी में बस इस 25-30 मील में ही लूटपाट होती है। 80 मील की झाड़ी में से बस इस 25-30 मील में ही लूटपाट होती है। अब तक भील उस तट से इस तट पर आ गए थे। हमें दूर से देखकर बहुत खुश हुए होंगे। आज तो खूब जजमान आ रहे हैं, सामान भी खूब है, मज़ा आ जाएगा। लेकिन कुछ पास आने पर देखा होगा, सत्यानाश, इनके साथ तो बंदूकधारी पुलिस के जवान हैं। छुप जाओ, छूमंतर हो जाओ। और सभी पलक झपकते गायब हो गए, मानो धरती में समा गए। खोहों में छिपे छिपे वे हमें सामान असबाब के साथ पहले आते और फिर जाते हुए देखते रहे होंगे और दांत पीसकर रह गए होंगे। अपने शिकार को इतनी आसानी से हाथ से निकलता देखकर उन्हें कितनी निराशा हुई होगी, कितनी। दोपहर को तुवर खेड़ा पहुँचे। 6-7 बिखरी हुई झोपड़ियों का टुइया सा गांव। मुखिया के यहाँ रुके। बानखेड़े मुखिया को जानता था। उससे मिलकर वह मेरे पास आया और बड़े संकोच के साथ बोला, आपको मुर्गा तो चलेगा ना? हमारे स्वागत में वे मुर्गा काटना चाहते हैं। मना करने पर बुरा मानेंगे। मिष्टान्न में मुर्गा? भीलों के घरों में मुर्गियों के झुंड रहते ही हैं। मैं नहीं खाता, पर तुम लोग मज़े से खाओ। श्यामलाल को भी शामिल कर लो। श्यामलाल ने दाल बनाई। मुखिया की स्त्री ने ज्वार की रोटियां बनाई। मुझे वे मालपुए से कम नहीं लगी। खाना खाकर बैठा ही था कि बाहर छाया में खाट पर लेटी एक स्त्री पर मेरा ध्यान गया। हमें देखकर वह उठ बैठी और कौतूहल से हमारी ओर देखने लगी। उसे देखकर मैं अवाक रह गया। मेरी नज़र उसके चेहरे पर से हटती ही ना थी। रंग तो काला था, लेकिन इतना सुंदर, कोमल मृदुल रूप में तराशा चेहरा मैंने कभी नहीं देखा था। विधाता ने जिस दिन उसे रचा होगा, उस दिन और कोई काम नहीं किया होगा। बस बैठे बैठे परम संतोष से उसे देखता रहा होगा। मुझे अनायास ही गुरुदेव का यह गीत याद हो आया। कृष्ण कली आमी तारेई बली, कालो तारे बले गायरे लोक, कालो
तासे जतई कालो होक, देखेची तार कालो हरिन चोक। लोग चाहे जिस नाम से पुकारें, मैं उसे कृष्णकली कहता हूँ। गांव के लोग उसे काली कहते हैं। काली? कितनी ही काली क्यों ना हो, मैंने देखी है उसकी हिरनी सी काली आँखें। शांति निकेतन में यह गीत कई बार सुना था। तब क्या पता था कि इस कृष्णकली से शूलपाण झाड़ी में भेंट होगी। वह गर्भवती थी। 7वां या 8वां महीना चल रहा था। अभी माँ नहीं बनी थी, पर मातृत्व की उजास उसके चेहरे पर उतर आई थी। सौंदर्य के साथ मांगल्य आ मिला था। मैंने उसके 2-3 स्केच बनाए, पर बात नहीं बनी तो नहीं बनी। एक कुछ ठीक हुआ, वह उसे बताया। अपना चेहरा देखकर वह हौले से मुस्काई। कैसी अनबूझ मोहक मुस्कान। तभी 2 किशोर आए। मसें भीग रही थी। क्या सुंदर चेहरे थे। अपनी रंग बिरंगी पाग में बिल्कुल राजकुमार लग रहे थे। क्या स्त्री, क्या पुरुष। भील भिलाले बड़े सुंदर होते हैं। धूप में तपे इनके शरीर बड़े सुगठित होते हैं। दुबले पतले होते हैं, पर उनमें गजब की फुर्ती होती है। दोपहर को नहीं चलते थे, पर आज चलेंगे। इस खतरनाक प्रदेश को जितना जल्दी पार कर लें उतना ही अच्छा। कभी घाटी में से तो कभी पहाड़ियों की पीठ पर से चलते हुए दिन डूबते कोट बांधनी पहुँचे। सारा दिन चले थे, थक कर चूर हो गए थे। अगर स्नान कर लें तो थकान दूर हो जाए। रात के अंधेरे में नर्मदा अमूर्त, रहस्यपूर्ण और भयावह लग रही थी। हल्की सी चांदनी में चारों ओर की पहाड़ियाँ और भी अधिक काली लग रही थी। नीरव नर्मदा में रात्रि स्नान किया। मुझे लगा कि मैं नदी में भी नहा रहा हूँ और अंधेरे से भी नहा रहा हूँ। सुबह चल दिए। किरात कन्या नर्मदा का लयबद्ध बहाव देखते हुए थोड़ी देर में झलकन संगम आ गए। झरने सी झलकन के इस पार मध्य प्रदेश, उस पार महाराष्ट्र। सिपाही यहाँ से लौट जाएंगे। आगे हमें अकेले जाना होगा। संगम पर मुखिया का घर था। मुखिया की स्त्री भुनी हुई मूंगफली ले आई। उसके 4-5 बच्चे थे। उसकी देह कुछ बेडौल हो गई थी। पेट थोड़ा झूल गया था, पर चेहरा कितना सुंदर था। मुखिया भी बड़ा बांका था। दोनों के चेहरे ताजगी और तंदुरुस्ती से चमक रहे थे। उनकी 12-13 वर्ष की बेटी थी। उसने माता पिता का भरपूर रूप पाया था। मैंने कहा, बिटिया तू बैठ, तेरा चित्र बनाऊंगा। यह सुनकर वह इतना हंसी कि हंसते हंसते दोहरी सी हो गई। चेहरा लाल हो उठा। प्रसन्न माँ जिस दृष्टि से बेटी को निहार रही थी, उसमें स्नेह की अनुभूति तो थी ही, प्रशंसा की अभिव्यक्ति भी थी। खुशी से उमकते स्वर से उसने मुझसे कहा, वह शर्मा रही है। उस बच्ची का बाल सुलभ भाव से लजाना मन को ऐसा छू गया कि यदि अशोभनीय ना समझा जाता तो मैं उसका माथा चूम लेता। माँ के बहुत कहने पर वह सिर पर ओढ़नी डालकर बैठी, लेकिन उस शर्मीली लड़की के सौंदर्य का शतांश ही मैं अपने स्केच में ला सका। स्केच अच्छा तो नहीं हुआ, फिर भी मुझे बहुत प्रिय है। यह मुझे एक ऐसी अल्हड़ लड़की की याद दिलाता है जिसे पाकर कोई भी पिता गर्व से भर उठेगा। संगम में नहाने के बाद झलकन में भी नहाया। बित्ते भर की झलकन के इस पार मध्य प्रदेश, उस पार महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में नहाया, मध्य प्रदेश में अंगीछे से शरीर पहुँचा। बानखेड़े और सिसोदिया यहाँ से वापस चले गए। जाते समय कह गए, आगे कोई डर नहीं, निर्भय होकर जाइए। घर जाकर चिट्ठी जरूर लिखिएगा। आपकी आगे की यात्रा कैसी रही, यह जानने की उत्सुकता रहेगी। अब हम महाराष्ट्र में चल रहे हैं। चलते चलते मन में यह विचार भी आया कि अगर कल के भीलों को पता चल गया कि सिपाही तो चले गए हैं, तो वे आज भी आकर हमें लूट सकते हैं और कल का गुस्सा निकालने के लिए हमारी थोड़ी बहुत पिटाई भी कर सकते हैं। लेकिन तभी मैंने अपने आप को हल्के से झिड़का, इतने डरपोक हो तो आए ही क्यों। दोपहर के बाद का चलना बड़ा कष्टप्रद होता है। धरती खूब तप जाती है। छाया के लिए एक पेड़ तक नहीं। ऊपर से सूरज सामने पड़ता है, इसलिए ऐसा लगता है मानो कोई हमें धीमी आंच में भून रहा है।
नदी कुछ अधिक ही आड़ी टेढ़ी आंकी बांकी बहती है। चारों ओर ठसाठस पहाड़ियां हैं। नर्मदा मानो सौ सौ तालों में बंद है। हम सोचते हैं कि नर्मदा अब आगे कैसे बढ़ेगी, पर रास्ता रोककर खड़ी पहाड़ियों को चकमा देकर कहीं ना कहीं से रास्ता खोज ही लेती है और चट्टानों को अपने दुलार भरे स्पर्श से गुदगुदाती हुई आगे बढ़ जाती है। लोगों की भाषा समझ में नहीं आती। इनकी बोली मराठी नहीं, कुछ और है। महाराष्ट्र का यह प्रदेश खानदेश कहलाता है। जिला है धुलिया। पहाड़ियों की भूलभुलैया से राह निकालती नर्मदा और चट्टानों के आल जाल से मार्ग निकालते हम। कोई 2 घंटे के बाद नदी किनारे बांस पर टंगी एक तख्ती दिखाई दी। उस पर हिंदी में लिखा था, यहाँ पर कम्मा वासियों को सदाव्रत दिया जाता है। इस वीराने में इस तख्ती को देखकर बड़ी खुशी हुई। पास ही एक पगडंडी ऊपर जाती थी। ऊपर गए तो एक गांव दिखाई दिया। गांव का नाम था नीम गव्हाण, यानी नीम गांव। जो गुरुजी सदाव्रत देते थे वे तो कहीं बाहर गए थे, पर उनका शिष्य था, बड़ा ही विनम्र। बड़े उत्साह से उसने हमारा स्वागत किया। रुकने का बहुत आग्रह किया, लेकिन हमें जल्दी थी, इसलिए थोड़ी देर बैठने के बाद पीठ पर बोझा लादकर चलने को तैयार हुए तो उसने कहा, आप मैया की परिक्रमा कर रहे हैं। हमारे महाराष्ट्र के रिवाज के अनुसार मैं आपका साष्टांग चरण स्पर्श करना चाहता हूँ। मेरी खुशी का क्या कहना, इतना सम्मान तो कभी किसी ने नहीं दिया। उम्र में वह मेरे सबसे छोटे बेटे से भी छोटा था। पैर छू सकता था, लेकिन यह क्या, पैर छूने के बजाय वह मेरी ओर टुकुर टुकुर क्यों देख रहा है। मैं मूडमगंज जब किसी तरह नहीं समझा तब उसने बड़े संकोच के साथ कहा, जरा चप्पल निकाल लीजिए। मुझे लगा कि ज़मीन फट पड़े और मैं उसमें समा जाऊं। चप्पल निकाल दी तो उसने ज़मीन पर लेटकर दंडवत प्रणिपात किया। दोपहर की चिलचिलाती धूप में पेंड्रा पहुँचे। सामने तट पर हापेश्वर का मंदिर दिखाई दे रहा था। भील स्त्रियों का एक दल सिर पर घास के गट्ठर लिए आया। स्त्रियों को उस पार जाना था। सकरी नर्मदा में एक छोटी नाव पड़ी रहती थी। नाव उस पार थी। एक स्त्री तैर कर गई, नाव ले आई और 3-4 खेप में सभी उस पार चली गईं। देर तक नदी में नहाती और तैरती रही, फिर हंसती चहकती चली गई। चारों ओर भूरी धूसर या कत्थई पहाड़ियाँ हैं, दूसरा कोई रंग नहीं। इस एक रास्ता को तोड़ती हैं यहाँ की स्त्रियाँ। अपने चटकीले वस्त्रों में वे रंग बिरंगे फूलों सी लगती हैं, लेकिन मनुष्य यहाँ कितनी मुश्किल से दिखाई देता है। धूप का रंग कड़े दूध सा है। धूप भी एकदम कड़ी हुई। ताप के साथ साथ उसका भार भी महसूस हो रहा है। ऊपर से चले शाम तक पीपल चौपानी पहुँच जाएंगे। चलते चलते पगडंडी सहसा खत्म हो गई। दाहिनी और नर्मदा का खड़ा किनारा सीधे पानी में उतर गया था और सामने गहरे नाले की खड़ी कगार थी। ना नदी में उतरना संभव था, ना नाले में। नाले के उस पार कुछ झोपड़ियाँ दिखाई दे रही थी। अगर यह नाला ना होता तो हम वहाँ आधे घंटे में पहुँच जाते, लेकिन अब लौटने के सिवा कोई चारा ना था। लंबा चक्कर मारकर नाला पार किया। अब एकदम चढ़ाई थी। एक के बाद एक पहाड़ी चढ़ते गए, फिर उतराई आई। चढ़ाई से उतराई अधिक मुश्किल थी। किसी तरह उन झोपड़ियों तक पहुँचे। अलग अलग टेकरियों पर अलग अलग झोपड़ियाँ। उस पहाड़ी गांव का नाम था केली। यहाँ के प्राय नग्न स्त्री पुरुषों को देखकर लगा कि हम आदिम युग में पहुँच गए हैं, सभ्यता का भार पीछे छोड़ आए हैं। आकाश बादलों से घिर गया था, कभी भी बूंदाबांदी हो सकती थी। बुरी तरह थक भी गए थे, इसलिए पीपल चौपानी जाने का विचार छोड़ दिया और रात यहीं रह गए। सुबह उठे तो दिन चढ़ चुका था। जिस भील के घर ठहरे थे उससे कहा, आगे का रास्ता दिखाने चलो, मेहनताना देंगे। पीपल चौपानी अच्छा गांव नहीं है, लोग खतरनाक है, कत्ल कर डालते हैं।
अपनी टूटी फूटी भाषा में उसने कहा। फिर गर्दन पर हाथ फेरकर कत्ल का मतलब समझाया। स्थिति गंभीर थी। हम नर्मदा परिक्रमा के सबसे खतरनाक इलाके में घुस आए थे और लौटने की कोई गुंजाइश नहीं बची थी। सो किसी भी कीमत पर आगे बढ़ने के सिवा और कोई रास्ता न था। वह किसी भी तरह चलने को राजी नहीं हुआ। तो मन में तरह तरह की आशंकाएं लिए उस भयंकर सन्नाटे में हम दो ही चल पड़े। पुलिस वालों की बड़ी याद आई।